हमने पिछले वीडियो में कहानी के माध्यम से बताया था कि एक राजा और रानी को वरदान मिला था कि उनका पुत्र 14 साल तक ही जीवित रहेगा। 14वें साल में राजपुत्र ने अपने पिता से राज्य घूमने की आज्ञा मांगी। पिता ने आज्ञा देते हुए कहा कि तुम राज्य तो घूम आओ, लेकिन अपनी पत्नी को मत बताना कि तुम कहाँ जा रहे हो और क्या कर रहे हो। तो राजा ने ऐसा क्यों कहा, आगे सुनिए। उस दिन फिर क्या होता है कि राजपुत्र दिन भर अपनी पत्नी के साथ मौज मस्ती करता है, खुशियाँ मनाता है और रात को ठीक 12 बजे बिस्तर से उठकर के बाहर चला जाता है। फिर सुबह होने से पहले वह वापस अपने महल में आकर के सो जाता है। ऐसे बहुत दिनों तक चलता रहा। अब पुत्र को 14वां साल खत्म होने में कुछ ही दिन शेष रह गए थे। फिर एक दिन की बात है कि उसकी पत्नी छोटी रानी रात में जाग जाती है और रानी देखती है कि बिस्तर पर जो वह राजकुमार है वह नहीं है। महल में सब जगह देखती है, खोजती है, पर वह कहीं नजर नहीं आता है। क्या करेगी, किससे कहेगी, वह चुपचाप रहती है। फिर सुबह होने पर वह देखती है कि उसका पति अपने बिस्तर पर सोया हुआ है। वह पति से कुछ नहीं पूछती, लेकिन दूसरी रात भी वैसे ही होता है। तीसरी रात, चौथी रात, ऐसे कई दिनों तक चलता रहता है। रानी इस तरह के व्यवहार को देख करके अपने पति के लिए बहुत चिंतित हो जाती है, उदास हो जाती है। पति रात को कहाँ जाता है, क्या करता है, किससे मिलता है, उसके मन में अनेक तरह के सवाल उठते हैं, लेकिन उसे पूछने में उससे डर लगता है कि शायद पत्नी के पूछने पर पति को गुस्सा आ जाए और वह गुस्से में आकर के कुछ भी कर बैठे। सास ससुर से पूछने के बारे में सोचा तो उसकी कुल मर्यादा के बीच में आ जाती है। सोचने लगती है कि इस बात को अपने सास ससुर से कैसे पूछूं। इसी तरह से मन ही मन में वह कूटती रहती है। इस हालत से उसे खाने पीने में किसी प्रकार की कोई दिलचस्पी नहीं रह जाती है। धीरे धीरे वह एकदम से दुबली पतली होकर के कमजोर हो जाती है। फिर एक दिन की बात है कि एक फूल बेचने वाली बूढ़ी माली आ गई। वह हमेशा छोटी रानी को फूल देने के लिए महल में आया करती थी। उस बुढ़िया का ध्यान छोटी रानी पर चला जाता है। वह छोटी रानी से पूछती है कि बेटी, क्या बात है, तुम क्यों दुखी हो इस तरह से? मैं देख रही हूँ कि तुम सूख के कांटा होती जा रही हो। तो छोटी रानी कहने लगती है कि क्या बताऊँ तुम्हें अम्मा, तुम्हारा जो राजपुत्र है वह प्रत्येक रात्रि को अपने बिस्तर से उठ कर के कहीं चला जाता है और सुबह होने से पहले ही वापस आकर के अपने बिस्तर पर सो जाता है। वह कहाँ जाता है, किससे मिलता है, कौन सी उसकी प्रेमिका है, यह सब सोच सोच करके मेरा मन बड़ा दुखी होता है। और उसी दुख और चिंता के कारण मैंने खाना पीना सब कुछ
छोड़ दिया है और इसलिए सूख करके मैं कांटा बन गई हूँ। छोटी रानी की बात सुन करके उसे एक उपाय बुढ़िया बताती है। कहती है कि बेटी ऐसा करना कि आज रात तुम सोना मत, उसके पीछे जाकर के देखना कि वह कहाँ जाता है, क्या करता है, किससे मिलता है, उसकी ठीक से पहरेदारी करना। पर मुझे नींद आ गई तो क्या करूँगी, वह बुढ़िया माई से कहती है। तो बुढ़िया माई कहती है, नींद न आए इसलिए एक काम करना, अपने बाएं हाथ की उंगली में एक छोटा सा जख्म बना लेना और उस पर थोड़ी सी मिर्च छिड़क देना। उससे तुम्हें बड़ी जलन होगी और उस पीड़ा से तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी। रानी बुढ़िया के कहे अनुसार अपनी अंगुली में एक छोटा सा घाव बना करके उस पर थोड़ा सा मिर्च लगा लेती है और उसे नींद नहीं आती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वह सो जाती है। दूसरे दिन सुबह बुढ़िया जब फूल लेकर के उसके महल में पहुंचती है और पूछती है उससे कि क्या हुआ बेटी, देख पाई क्या कि तुम्हारा पति कहाँ जाता है। तो रानी कहती है कि अम्मा, पहले कुछ समय जलन के कारण मुझे नींद नहीं आई, लेकिन जैसे ही जलन शांत हुई उसके बाद मैं सो गई, फिर मुझे पता नहीं चला कि क्या हुआ। तो बुढ़िया माई कहती है, कोई बात नहीं, आज तुम अंगुली पर पहले से थोड़ा बड़ा जख्म बना लेना और उस पर ज़्यादा मिर्च लगा लेना। रानी वैसा ही करती है, परंतु वह सिर्फ पति के बिस्तर से उठ कर के बाहर निकलने वक्त तक जाग पाई। वह उसके पीछे नहीं जा सकी क्योंकि उसकी आंखें उस समय तक मूंद गई थी, उसे नींद आ चुकी थी। दूसरे दिन सुबह जब वह फिर बुढ़िया माई आती है और रानी से पूछती है तो रानी रो कर के कहने लगती है कि अम्मा, आज भी उनकी पहरेदारी मैं ठीक से नहीं कर पाई। बुढ़िया माई कहती है कि बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम आज रात जख्म को और बड़ा करना और उस पर ज़्यादा मिर्च के साथ नमक भी लगा लेना। और एक काम करना बेटी, वह जब जाने के लिए निकलता है तो उसका रास्ता रोक करके उसके सामने खड़ी हो जाना। बुढ़िया माई ने जैसा बताया छोटी रानी वैसा ही करती चली गई। आज रात उसे नींद नहीं आ रही थी। पति रात के 12 बजे बिस्तर से उठ करके जब महल से निकलने के लिए आगे बढ़ता है तो वह बुढ़िया माई ने जिस तरह से उसे बताया था उसी तरह से रानी आकर के पति के सामने रास्ता रोक करके खड़ी हो जाती है और कहती है, कहाँ जा रहे हो और किससे मिलने के लिए तुम जा रहे हो, मुझे यह बताओ, इसके बाद में जाना। पत्नी को इस तरह से देख करके वह राजपुत्र उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि देखो, अगर मैंने तुम्हें यह बात बता दी तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। तो पत्नी कहती है, कोई बात नहीं, ना मिल पाओ, लेकिन आप रात के समय कहाँ जाते हो, क्या करते हो, किससे मिलते हो, यह पहले मुझे बता दीजिए। वह राजपुत्र अपनी पत्नी की जिद के आगे बिल्कुल ऐसा हो जाता है। पत्नी की जिद के आगे
उसकी एक नहीं चलती। ठीक उसी समय उसका 14वां साल पूरा होने वाला था। 15वां साल लगने वाला था। वह कुछ सोचता है और वह कुछ चावल मंत्रों से सिद्ध करके अपनी पत्नी को दे करके कहता है कि देखो, इन चावल के दानों को दोनों हाथों में अपनी मुट्ठी में पकड़ लेना। पहले दाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंक देना। मैं कौन हूँ तुम्हें पता चल जाएगा। बाद में बाएं हाथ में पकड़े हुए चावल मेरे ऊपर फेंकना। मैं जैसा था तुम्हें मिल जाऊंगा। लेकिन यदि तुम बाएं हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंकना भूल गई तो मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। इतना याद रखना। रानी बड़े आत्मविश्वास के साथ कह कर के दाएं हाथ में पकड़े चावल पति के ऊपर फेंक देती है। वह जो राजपुत्र था एकदम से एक घोड़े में परिवर्तित हो जाता है। एक सफेद घोड़ा, लंबी गर्दन, बड़ी बड़ी उसके अयाल। देखते ही वह तेजी से दौड़ने लगता है। रानी उस घोड़े को देख करके एकदम से घबरा जाती है और पति ने बाएं हाथ के चावल फेंकने की जो बात कही थी वह सब रानी भूल जाती है। उसकी आंखों के सामने वह घोड़ा महल से बाहर हिना हिनाता करके चला जाता है। घोड़ा जो महल से बाहर जाता है तो वापस नहीं आता। अब रानी को बड़ा पश्चाताप होता है। वह स्वयं को कोसने लगती है, लेकिन अब उससे कोई फायदा नहीं होने वाला था। राजपुत्र अब वापस नहीं आने वाला था। जब सुबह होती है, महाराज और महारानी को सब बात पता चलती है। उन्हें बहुत दुख होता है। वे बिस्तर पकड़ लेते हैं और अपने बेटे का इंतजार करने लगते हैं कि एक दिन उनका बेटा वापस आएगा। यही सोचते रहते हैं। इसी तरह से 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, महीना बीत गया। 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए। आखिर धीरे धीरे करके 6 महीने पूरे हो गए। लेकिन राजपुत्र का अब तक कोई किसी प्रकार का कोई पता नहीं था। प्रधान राजपुत्र को ढूंढने के लिए राज्य के गांव-गांव में सिपाही भेजता, लेकिन उससे कोई सफलता नहीं मिलती है। इधर रानी अपनी जिद के कारण पति के गायब हो गया, यही सोच सोच करके स्वयं ही मन ही मन अपने आप को कोसती रहती है। और एक दिन वह प्रण लेती है कि कुछ भी हो जाए, मैं अपने पति को किसी तरह से ढूंढ करके उसे वापस जरूर घर लेकर के आऊंगी। फिर एक दिन की बात है कि सुबह उठ करके रानी अपने सास ससुर के पास जाती है और कहती है कि मैंने अपने पति के साथ जो भी पाप कर्म किया है और उसी के कारण मेरा पति यहाँ से नाराज होकर के चला गया है। मैं किसी भी कीमत पर अपने पति को खोज करके लाऊंगी और मैं अपने पति की खोज में जा रही हूँ। महाराज और महारानी को क्या चाहिए था? उनका बेटा किसी तरह से उनको मिल जाए। वे बहू को जाने की आज्ञा दे देते हैं। कहते हैं कि बेटी, तुम्हें जो चाहे वह करो, जहाँ जाना हो वहाँ जाओ, लेकिन हमारे बेटे को वापस लेकर के आओ। भगवान तुम्हें कामयाबी दे। इसके आगे छोटी रानी क्या करती है, क्या अपने पति को वो ढूंढ पाएगी? तो अगले पार्ट में जरूर देखें।